हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में हमें करना है अपने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस बुक 1 का अगला चैप्टर विच इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो इस चैप्टर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जनरली हमें डील करना है अबाउट द यूएन। मतलब और भी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं बट मेजरली जिस के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो रहेगा यूएन। ठीक है। सो व्हाट आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस? So an international organization is not a super state with authority over its members. It is created by and responds to its states. मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से कोई सुपर स्टेट नहीं है, मतलब अलग से कोई स्टेट या फिर कंट्री नहीं है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक ये सेंटर में ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं इन सब ने मिल के इसको बनाया है और इसको पावर्स दी हैं। तो ये इनके द्वारा ही बनाया जाता है और इन्हीं को रिस्पॉन्ड देता है, लाइक इनकी जो डिमांड्स रहेंगी वो फुलफिल करेगा। ठीक है, तो ये होता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो इज़ इट यूजलेस? पहले तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं, क्योंकि यूजलेस तो ये कहीं से नहीं है। क्यों? बिकॉज इट कह सकते हो प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स होप फॉर पीस एंड प्रोग्रेस एंड टू ब्रिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट हेल्प टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन आइडिया फॉर कोऑपरेशन विद जस्टिस, है ना। कोऑपरेशन इंश्योर करवा पाएगा कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ है ना, लाइक 195 प्लस कंट्रीज़, तो इनके बीच में कोऑपरेशन इंश्योर करना, उनको एक स्टेज प्रोवाइड करना, ऐसे काम करता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देन पीसफुल सॉल्यूशंस फॉर कन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस। ओके। देन अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक प्रॉब्लम्स ऑन एनवायरनमेंट, डिसीजेस, डिसआर्मामेंट, टूरिज्म एक्सेट्रा। ठीक है। एंड आफ्टर द कोल्ड वॉर यूएन का जो रोल है उसको थोड़ा बदल गया। पहले इसका कोल्ड वॉर के टाइम पे मेजर रोल था कि इसको बैलेंस इंश्योर करना है बिटवीन द टू सुपर पावर्स विच आर रशिया या फिर सोवियत रशिया एंड यूएसए। बट आफ्टर द कोल्ड वॉर इसका काम हो चुका है कि इसको, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर बचा हुआ है, तो इसका काम है कि यूएस से डायलॉग करे एंड उसकी पावर को लिमिट करे, नेगोशिएशंस एंड लिमिटेशन ऑन यूएसएस पावर। ठीक है। अरे हाँ, सो विदाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोग समझते तो हैं कि कोऑपरेशन ज़रूरी है, मतलब कंट्रीज़ को ये आइडिया है, ये रिकग्निशन है कि कोऑपरेशन इज़ नेसेसरी, बट वो कोई कॉमन एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाते। उनके बीच में डिफरेंसेस रहते हैं ऑन कॉस्ट शेयरिंग, ऑन बेनिफिट्स, ऑन ट्रस्ट इशूज़, है ना। जैसे पाकिस्तान कुछ बोलेगा कि हम ये करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, तो इंडिया थोड़ी मानेगा इतनी जल्दी। तो वैसे ट्रस्ट इशूज़ भी रहते हैं कंट्रीज़ के बीच में, तो यूएन उसको इंश्योर करवाता है। नाउ इवोल्यूशन ऑफ यूएन। सो सबसे पहले आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था विच वॉज द लीग ऑफ नेशंस। ठीक है। इसको इनिशियल सक्सेस देखने को मिलती है, बट इसके बनाने के कुछ टाइम बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है, मतलब कि ये फेल हो चुका है। तो इसके फेलियर के कारण 1945 में इसका सक्सेसर बनाया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद कि अब कोई तीसरी वर्ल्ड वॉर ना हो। तो यूएन इज द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। ठीक है। एंड इसका चार्टर साइन होता है 1945, जिसको 51 कंट्रीज साइन करती हैं, जिसमें से 50 कंट्रीज पहले ही साइन कर देती हैं 26 जून, एंड पोलैंड लास्ट कंट्री था जो साइन करता है यूएन चार्टर को ऑन 15 अक्टूबर। ठीक है। सो एंड इट वॉज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945 एंड इंडिया ज्वाइन करता है यूएन को ऑन 30 अक्टूबर। ठीक है, इंडिया ज्वाइन कर लेता है। नाउ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स एंड टू इंक्रीज कोऑपरेशन। एंड अगर कहीं कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको वॉर में तब्दील ना होने दे। इफ़ वॉर हो भी रही है तो हॉस्टिलिटीज़ को लिमिट कर दे, मतलब कि लोग कम मरें, हॉस्टिलिटीज़ कम हो, वॉर का स्केल कम हो जाए, बहुत लार्ज स्केल वॉर ना हो, है ना। और जितना हो सके उतने जल्दी उसे ख़त्म कर दिया जाए ना। अब ये ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि एक और ऑब्जेक्टिव है कंट्रीज़ को साथ लेकर आना है एंड इंश्योर करना है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू प्रिवेंट वॉर। ठीक। इसके मेंबर्स अगर देखो तो इट हैज़ 195 मेंबर्स, जो कि सबके सब इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, और यूएन की जो असेंबली है, जनरल असेंबली, मतलब द पार्लियामेंट ऑफ यूएन, उसमें सबके पास एक वोट रहता है। सभी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के पास एक वोट रहेगा, मतलब टोटल 195 वोट्स। और जो जनरल असेंबली को रिसेंटली जिस कंट्री ने ज्वाइन किया है, इट इज़ द साउथ सूडान। ठीक।
ओके हाँ, तो यूएन में करेंटली 6 ऑर्गन्स हैं, मतलब अब तो 6 नहीं बचे हैं, बट इसको हम आगे देखेंगे अभी। सो यूएन हैज़ 6 ऑर्गन्स। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, फिर मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है यूएन का, वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरह की मेंबरशिप्स होती हैं, एक है परमानेंट मेंबर्स, एक है नॉन परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स में केवल 5 मेंबर्स होते हैं जो हमेशा इस काउंसिल का हिस्सा रहेंगे, ठीक है, वो है यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। एंड जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो केवल 2 साल के टेन्योर के लिए इलेक्ट होते हैं, एंड उसके बाद इनका इमीडिएट री इलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद वो हटेंगे, उनकी जगह कोई और आएगा, उसके अगले टर्म में ज़रूर पुराने वाले आ सकते हैं इलेक्ट हो गए तो, ठीक है। तो ये नॉन परमानेंट होते हैं। एंड एक चीज़ और ध्यान देना कि जितनी भी 5 कंट्रीज़ जो परमानेंट मेंबर्स थी उस टाइम पे, दिस ऑल वर द 5 countries which had nuclear capabilities, ठीक है। खैर उस टाइम पे जो चाइना था, ये चाइना का मतलब है ताइवान, ये वाला चाइना ताइवान वाला चाइना था, जिसको 1971 तक ताइवान को ही चाइना रिकॉग्नाइज किया जाता था, बट 1971 के बाद इसको हटाकर मेन चाइना को ये सीट दे दी गई जो आज का चाइना है, ठीक है। नाउ अब सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, बट यूएन का एक सेक्रेटरी जनरल भी होता है, मतलब कह सकते हो हेड, इज प्रेसिडेंट ऑफ यूएन, एंड इट इज़ द मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर, मतलब यही यूएन के को रिप्रेजेंट करता है पब्लिक एज अ पब्लिक फिगर। एंड अभी करेंटली जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरेस, ही इज़ फ्रॉम पोर्तुगल, ठीक है। नाउ अब जो कह सकते हो तुम, जो जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल जो हमने अभी देखा, ये दोनों कंट्रीज़ का मेजरली, मतलब दोनों ऑर्गन्स का मेजर काम रहता है कि कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंसेस हैं तो उनमें वॉर एंड पीस वगैरह की चीज़ें देखना है, इंश्योर करना है कि पीस मेंटेन रहे, वॉर ना होने पाए। बट यूएन के पास और भी एजेंसीज़ हैं जो काम करती हैं ऑन वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक इशूज़, लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHCR on human rights, UNHRC on human rights, HCR on High Commission on Refugees, UNICEF on Children Emergency Fund and UNESCO, ठीक है। अब थोड़ा 6 ऑर्गन्स के बारे में, प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो 6 ऑर्गन्स थे उसके बारे में देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में 195 मेंबर्स होते हैं, एंड इट इज़ अ पार्लियामेंट ऑफ यूएन, एक तरह से पार्लियामेंट की तरह ही रहता है यूएन में। एंड साउथ सुडान इज़ अ कंट्री जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है इसको, ओके। इसमें ईच कंट्री के पास 1 वोट रहते हैं, एंड इसका जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, जिसका टर्म होता है 1 साल का, ठीक है। नाउ सेकेंड इज सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का काम है टू इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी, एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूएन, ठीक है। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स रहते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, एंड टोटल 15 मेंबर्स, ठीक है। एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का टेन्योर रहता है ऑफ 2 years, ठीक है। नाउ तीसरा है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक, ठीक है। इट इंश्योर्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें 54 सीट्स होती हैं, एंड जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इनको सीट्स मिलती हैं, और एक कंट्री का टर्म रहेगा 3 साल का, इसके बाद नई कंट्रीज आएंगी, ठीक ना। चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक तरह जुडिशियल मैकेनिज्म है विद इन यूएन, जो कि इंटरनेशनली डिसीजंस लेता है इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स पे, ठीक है। इसके जो डिसीजंस होते हैं जनरली दे आर नॉन बाइंडिंग, मतलब ज़रूरी नहीं कि उनको फॉलो किया ही जाए, बट ये डिसीजंस लेते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर उसमें उस कंट्री पे आता है, ठीक है, वर्ल्ड कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। इसमें जो 15 मेंबर्स होते हैं जो जज का काम करते हैं, एंड ईच जज का टेन्योर होता है 9 years, एंड इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर्स है वो है ऑन द पीस पैलेस इन द हेग इन द नीदरलैंड्स, ठीक है। नाउ 5वां है द सेक्रेटरीट, जो अभी हमने देखा द एंटोनियो गुटेरेस, जिनके अभी मतलब कह सकते हो पब्लिक फिगर होते हैं। सो इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ यूएन, headed by Secretary General, which is the most visible figure, and its tenure is of 5 years, which is renewable, है ना, उसको रिन्यू कर सकते हैं। लाइक जो एंटोनियो गुटेरेस हैं वो 2017 से अभी तक सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के,
ठीक है, मतलब रिन्यूएबल टर्म्स पे और भी आगे बार इलेक्ट होते रहते हैं। द लास्ट वॉज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल को मतलब बनाया गया था कि जितनी भी नई मतलब कंट्रीज, डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज, इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो अभी हो रही हैं, उनमें डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स ना हो, उसको इंश्योर करें। ठीक है, तो बट क्योंकि इसका जब काम हो चुका था, लास्ट कंट्री जो बची थी इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री, उसको भी इन्होंने इंश्योर कर दिया कि अब इसमें डेवलपमेंट और सिक्योरिटी इंश्योर हो चुकी है, उसको प्रॉपरली इंडिपेंडेंट कर दिया गया, लाइक विच वॉज पलाऊ। तो इसका फिर काम खत्म हो गया, इसीलिए इसको अबॉलिश कर दिया गया था ऑन 1 नवंबर 1994, सॉरी सस्पेंड कर दिया गया था। एंड देन अगली मीटिंग जब होती है यूएन की, तो देखते हैं कि इसको सस्पेंड नहीं करके रख रहे हैं, अभी तक इसका कोई काम अब होने नहीं वाला और कोई नई कंट्री आज़ाद हो भी नहीं रही है, तो इसके मेंटेनेंस में पैसे जा रहा है, तो इसको अबॉलिश कर दो। तो इट वॉज अबॉलिश इन 2006 एंड लास्ट इंडिपेंडेंट कंट्री वॉज पलाऊ। हाँ, इसके टोटल जो टेरिटरीज थी, ट्रस्ट टेरिटरीज, जो जिसमें ये डेवलपमेंट और सिक्योरिटी इंश्योर कर रहा था, उनका नंबर है 11। ठीक है, उनको ट्रस्ट टेरिटरीज कहते थे। नाउ व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन? तो यूएन के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस, to solve international social and economic and humanitarian problems, and to ensure the respect of human rights, dignity and freedom. ठीक है, next, what were the reforms of UN after the Cold War? मतलब रिफॉर्म्स की डिमांड होती है यूएन में कोल्ड वॉर के बाद, जब कोल्ड वॉर 1990 में ख़त्म हुई, उसके बाद कौन कौन से रिफॉर्म्स उस पर ज़रूरी है, उसकी बात है। सो दो तरह के रिफॉर्म्स पे लोग बात करते हैं। पहला है द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, मतलब यूएन के जो स्ट्रक्चर है उस पर रिफॉर्म किया जाए। इसकी सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शनिंग है, उसको रिफॉर्म किया जाए। इसमें जो सीट्स ऑफ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स हो, उसको बढ़ाया जाए और कंट्रीज जोड़ी जाए फ्रॉम अफ्रीका, एशियन, साउथ अमेरिका, जहाँ का रिप्रेजेंटेशन अभी कम है। ठीक है, एंड इम्प्रूवमेंट किया जाए इन द बजटरी प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एंड दूसरा तरह का जो रिफॉर्म्स मांगते हैं लोग, वो है डेवलपमेंट, सॉरी जुडिशियल रिफॉर्म्स। जुडिशियल रिफॉर्म मतलब कि यूएन का कितना, जो सॉरी जुडिशियल नहीं, जुरिस्डिक्शन होना चाहिए था वैसे तो, खैर इसको हटा लेना। तो यूएन का कितना जुरिस्डिक्शन रहेगा, कितना उसको और इंटरफेयर करना चाहिए, किस किस टॉपिक्स में, किस किस मैटर्स में इंटरफेयर करना चाहिए, है ना, लाइक ग्रेटर इफेक्टिव रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस, एनहांस रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एरियाज। ठीक है, नाउ व्हाई द रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन ये है कि रिफॉर्म क्यों चाहिए। सो रिफॉर्म चाहिए बिकॉज यूएन का क्रिएशन हुआ था इन 1945 एंड 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 अभी जस्ट खत्म हुई थी और डिकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। सो द वर्ल्ड रियलिटीज वर डिफरेंट। तो उसके अकॉर्डिंग यूएन को शेप किया गया था, इसको बनाया गया था, इसके ऑर्गन्स डिज़ाइन किए गए थे। बट इन 1990 आते तक बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो गए जिसके कारण यूएन अब वर्ल्ड रियलिटीज़ को नहीं दर्शा रहा है। लाइक यूएसएसआर's डिसइंटीग्रेशन, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, यूएस एक सोल सुपर पावर बन गया है, रशिया एंड यूएस अब थोड़ा ज़्यादा कोऑपरेट करने लगे हैं, चाइना एंड इंडिया ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, एशियन इकोनॉमीज़ तेज़ी से ग्रोथ कर रही हैं एंड नई कंट्रीज़ अब ज्वाइन कर रही हैं यूएन को। प्लस देयर आर सम न्यू सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस लाइक जेनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स, टेररिज्म, न्यूक्लियर सॉरी ठीक है, न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स वगैरह कंट्रीज कर रही हैं, देन क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स। ठीक, सो नाउ रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। तो किस तरह के रिफॉर्म्स चाहिए यूएन पे, किस तरह के रिफॉर्म चाहिए उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सो इन 1992 में जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें 3 कंप्लेंट्स थी। देयर वर 3 कंप्लेंट्स। पहला कि सिक्योरिटी काउंसिल है वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को नहीं दर्शा रहा है। दूसरा कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कहीं कंट्री ज़्यादा है कहीं कम है। एंड तीसरा कि जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो दर्शा रहे हैं वेस्टर्न वैल्यूज़ को एंड ज़्यादातर वो इंटरेस्ट में रहते हैं मतलब ठीक है, जो कि कुछ फ्यू पावर्स के इंटरेस्ट में डिसीजंस होते हैं, उनके फेवर में होते हैं। ठीक है, अगेन इन 1997 न्यू सेक्रेटरी आते हैं कोफी अन्नान, ये एक इंक्वायरी बैठाते हैं। ठीक है, कि क्या यूएन को कैसे रिफॉर्म करना चाहिए उसके बारे में। एंड इससे कुछ क्राइटेरियाज निकल के आते हैं कि किन किन कंट्रीज़
को हम अब यूएन का हिस्सा बना सकते हैं। लाइक सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही इन जनरल परमानेंट मेंबर्स की। तो क्राइटेरियाज ये निकल के आए कि इट शुड बी मेजर इकोनॉमिक पावर, मेजर मिलिट्री पावर, सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटेड टू यूएन्स बजट, इट शुड बी अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एंड ये ऐसा नेशन होना चाहिए जो रिस्पेक्ट करेगा डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स को, एंड इट शुड बी ए कंट्री विद डाइवर्सिटी और विद जियोग्राफिक डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर। ठीक है, तो ये सब क्राइटेरियाज लेके आए गए। बट इसमें कुछ कंट्रीज़ के अपने फ़ायदे थे, कुछ अपने नुकसान, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग इसको देख रहे थे। 1 सेकेंड। ठीक है, सो इसी से एक रिलेटेड इशू है अबाउट द वीटो पावर। बहुत कंट्रीज़ डिमांड कर रही थी कि वीटो पावर जो कि परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को मिलती है उसको अबॉलिश कर दिया जाए, क्योंकि वो नॉन डेमोक्रेटिक नेचर है। ठीक है, तो वीटो पावर एक्चुअली होता क्या है, नेगेटिव वोट होता है जो कि परमानेंट मेंबर्स के पास होता है। ठीक, तो एक नेगेटिव वोट से इफ़ नॉन परमानेंट मेंबर्स सभी एग्री कर भी रहे हों बट किसी एक परमानेंट मेंबर ने एग्री नहीं किया तो वो डिसीजन कैंसिल हो जाएगा। तो ये नेगेटिव वोट की पावर होती है। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है एंड वाज प्रोवाइडेड टू ब्रिंग स्टेबिलिटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, नाउ अब इसको अबॉलिशन लोग मांग रहे थे, बट इसका अबॉलिशन जो है इतना इजी है नहीं, क्योंकि परमानेंट मेंबर इसमें एग्री करने नहीं वाले कि हम इसका अबॉलिशन करेंगे, इसको हम छोड़ेंगे इस पावर को। एंड दूसरा, इतने ज़्यादा रेडिकल स्टेप के लिए वर्ल्ड तैयार नहीं है, एंड इफ ऐसा करे भी देंगे ये लोग तो जो जितनी पावरफुल कंट्रीज जिनके पास वीटो पावर है उनका कह सकते हो कि एक तरह से इंटरेस्ट चला जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो लोग फिर अपने ऑटोनोमसली कुछ भी काम करने लगेंगे। ठीक, नाउ यूज़ ऑफ वीटो अगर देखो सबसे ज़्यादा यूज़ किसने किया है वीटो पावर का, तो सबसे पहले आता है रशिया, देन यूएसए, देन यूके, देन फ्रांस एंड देन चाइना। तो सबसे ज़्यादा यूज़ रशिया ने किया है, मतलब उस टाइम पे तो यूएसएसआर था उसने किया है। नाउ जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन, तो यूएन का जुरिस्डिक्शन कितना है। सो सितंबर 2005 में जब 60 साल हो जाते हैं यूएन को, तो उसके हेड्स ऑफ मेंबर स्टेट्स मिलते हैं एंड रिफॉर्म्स कुछ प्लान करते हैं कि हमें कुछ चीज़ों में रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे, कुछ नई चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी यूएन के अंदर, उसका जो रेस्ट्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएशन होता है पीस बिल्डिंग कमीशन का, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड यूएनएचसीआर एग्रीमेंट्स टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स विच वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय बैन की मून जो सेक्रेटरी जनरल थे। कंडेम्ड द कंडमनेशन ऑफ टेररिज्म एंड क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड्स, एंड इसी मीटिंग में डिसाइड हुआ था टू अबॉलिश ट्रस्टीशिप काउंसिल 2005 में, एंड इसको फिर 2006 में अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, ना द इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स, इंडिया एंड यूएन। अब इंडिया के क्या व्यूज़ हैं यूएन रिफॉर्म्स पे, तो पहला, इंडिया तो मानता है कि हाँ यूएन को स्ट्रेंथन और रिवाइटलाइज करना चाहिए, एंड यूएन कह सकते हो कि डेवलपमेंट में जितना भी डेवलपमेंट होता है उसमें सेंटर में पीस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो यूएन ही इंश्योर कर पाएगा। दूसरी चीज़ कि इंडिया डिमांड करता है जनरल असेंबली में इंडिया डिमांड करता है कि एक्सपेंशन होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का और डेवलपिंग नेशंस का रोल ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, कहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो इट इज़ वेरी स्टैटिक इन नेचर, उसका नेचर डेमोक्रेटिक नहीं है। सो अब उसको एक्सपैंड करना चाहिए एंड उसमें बाकी कंट्रीज फ्रॉम द वर्ल्ड का सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, उनको भी उसमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि अभी करंटली परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर मिला के 15 नेशंस होते हैं। पहले तो 11 थे एक्चुअली में, बट 1965 में इसको बढ़ाया गया था 20 साल होने की खुशी में। ठीक है, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत बार आर्ग्यू करते हैं तो रोल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बढ़ाना चाहिए, उसकी सक्सेस उसी पर डिपेंड करेगी, उसको ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा। देयरफॉर जब रिस्ट्रक्चरिंग की जाए यूएन की तो इसको ध्यान में रखा जाए कि डेवलपिंग नेशंस को ज़्यादा इंक्लूजन देना है। ठीक है, नाउ इंडिया कहाँ गया, ओके, नाउ इंडिया ऑल्सो विशेस टू बी द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। क्यों? सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस मिलती है, दूसरा इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड अफेयर्स, एंड तीसरा ग्रेटर स्टेटस। क्राइटेरियाज में भी इंडिया लगभग सभी क्राइटेरिया पूरे करता है, पॉपुलेशन लार्जेस्ट है, डेमोक्रेसी लार्जेस्ट है, इकोनॉमिक करंटली 4th लार्जेस्ट हो चुकी है, कंट्रीब्यूशन एंड बजट में रेगुलर रहता है इंडिया, भले बहुत ज़्यादा नहीं देता फिर भी कभी उसमें फाल्टर नहीं करता है। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम्स क्या हैं, कंसर्न्स ये हैं कि इंडिया इज़ न्यूक्लियर वेपन कंट्री। ठीक है, दूसरा इसके रिलेशन विद पाकिस्तान, तो एक तरह से इसको इनफेक्टिव बना देते हैं एज अ परमानेंट मेंबर कि ये न्यूट्रली डिसीजन ले नहीं पाएगा वर्ल्ड अफेयर्स में।
दूसरा, खैर न्यूट्रल तो कोई नहीं है, बट फिर भी ये लोग थोड़ा होते हैं ना कि खुद को ज़्यादा सिविलाइज दिखाते हैं, इसलिए नाउ दूसरा, इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर बनेगा, देन बाकी इमर्जिंग पावर्स जो हैं लाइक साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, इनको भी ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो इनके साथ इंजस्टिस हो जाएगा। एंड दूसरा, इफ एक्सपेंशन हम करते भी हैं तो उन कंट्रीज़ को ज़्यादा वो देंगे, कह सकते हो प्रायोरिटी, जो कि जिन जिन कंटिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है नहीं, लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़। ठीक, नाउ द यूएन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। अब यूएन आज के ज़माने में है कैसा? सो कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी, तो ये था कि अब यूएस सोल सो पावर बन चुका है, तो इसकी पावर में चेक कौन लगाएगा? सो उसकी पावर को थोड़ा लिमिट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली इतना ईजी था नहीं कि यूएस की पावर को चेक किया जाए। ठीक है, तो लोग सोचते थे कि क्या अब यूएन इतना, कह सकते हो, उस पर कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो बैलेंस बना पाएगा बाकी दुनिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, अब लेकिन फिर भी इतना आसान होता नहीं वैसे कि पावर को चेक करना। क्यों? क्योंकि मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है यूएसए, तो यूएन कह सकते हो कि यूएन को ही वो इग्नोर कर सकता है। दूसरा यूएन में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी यूएसए का है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ बजट, लोकेशन ऑफ यूएन भी यूएसए के अंदर है, एंड यूएस के नेशनल्स यूएन ब्यूरोक्रेसी सबसे ज़्यादा है, एंड वीटो पावर भी है यूएसए के पास। ठीक है, नाउ रोल ऑफ यूएन इन यूनिपोलर वर्ल्ड। सबसे पहले तो ये काम कर सकता है टू ब्रिंग यूएस टू द डिस्कशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भले यूएस को चेक नहीं कर सकता, बट उसको एक प्लेटफॉर्म दे सकता है कि बाकी कंट्रीज को प्लेटफॉर्म दे सकता है कि यूएसए से सवाल पूछ सके। ठीक है, दूसरा, यूएस के लीडर्स को फ्रिक्वेंटली क्रिटिसाइज वगैरह कर सकते हैं यूएन में लोग, एक क्योंकि 190 नेशंस को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है यूएन। ठीक है, दूसरा इफ़ यूएन नहीं रहेगा तो वर्चुअली यूएसए और बाकी कंट्रीज़ के बीच में बैलेंस बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक, कंक्लूजन क्या है इसमें पूरे मतलब यूनाइटेड नेशंस का कि यूनाइटेड नेशन भले एक इम्परफेक्ट बॉडी है, बहुत से फ्लॉज हैं इसके अंदर, बट कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स लिंक्स बिटवीन सोसाइटीज़ एंड इशूज़, और करेंटली जो इंटरडिपेंडेंसीज बढ़ रही है लोगों के बीच में, तो इसका कैसे तो 7 to 8 बिलियन प्लस लोग भी हो चुके हैं, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, तो सबको एक साथ कह सकते हो कि कोऑपरेट करवाना विदाउट यूएन विल बी इम्पॉसिबल। ठीक है, दूसरा, टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ इंटरप्लेनेटरी इंटरडिपेंडेंसीज की भी चांसेस हैं, आगे चल के ऐसी पॉसिबिलिटीज़ लगाई जा रही हैं, तो उसमें यूएन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक ना, अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं, लाइक यूनेस्को, जो कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। 4 नवंबर 1946 को बनाया गया था, हेडक्वार्टर्स इन पेरिस इन फ्रांस। मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोसाइटी एंड एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। स्पेशल वर्क इन पास्ट सेवरल ईयर्स क्या है? प्रमोट लिटरेसी, टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड इंटरडिपेंडेंट मीडिया ट्रेनिंग एट्सेट्रा। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, हेडक्वार्टर्स इसका है न्यूयॉर्क में, जनरल असेंबली के द्वारा बनाया गया था। मेन टास्क क्या है? कलेक्ट फंड्स फॉर चिल्ड्रन एंड हेल्प देयर डेवलपमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर है जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। एम क्या है? एफिशिएंट कंडीशंस फॉर एंड सोशल जस्टिस फॉर वर्कर्स। ठीक है, थ्रू इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, इसमें इंसेंटिव दिए जाते हैं फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स। अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक, इट इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल। 189 मेंबर्स इसमें अनइक्वल से होता है, सबसे ज़्यादा जो से मिलता है वो होता है G7 मेंबर्स को। ठीक है, इनका 16.52% यूएसए का से है, लाइक जो कंट्रीब्यूटर जितना रहते हैं बजट में उससे डिसाइड होता है ये। ठीक है, देन अदर मेजर मेंबर्स हैं चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील। देन दूसरा है वर्ल्ड बैंक, क्रिएटेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, फंक्शन क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस एटसेट्रा, एंड लोन्स एंड ग्रांट्स भी देता है मेंबर कंट्रीज़ को। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह इन्फ्लुएंस भी करता है बहुत सी कंट्रीज़ को लोन्स वगैरह के बदले में। एंड ऑफन क्रिटिसाइज बिकॉज ऑफ एक इकोनॉमिक एजेंडा सेटअप करता है पुअर नेशंस के खिलाफ में, और कैपिटलिस्ट नेशंस या फिर वेस्टर्न नेशंस को फेवर करता है। ठीक है, देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेट्स रूल फॉर ग्लोबल ट्रेड। इट्स सक्सेसर ऑफ गैट जो कि 1947-1948 में बना था, उसका सक्सेसर है जो कि बनाया गया था 1995।
164 मेंबर्स हैं, 124 ऑब्जर्वर्स हैं, उस टाइम के डेटा के अकॉर्डिंग अब चेंज हो गए होंगे। डिसीजंस इसमें अनॉनिमसली लिए जाते हैं, ठीक है। मेजर इकोनॉमिक पावर्स लाइक यूएसए, ईयू, जापान, इनके अकॉर्डिंग बहुत से रूल्स वगैरह फ्रेम किए जाते हैं इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। नाउ IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, 1957 में बनाया गया था थ्रू एशनोवर्स डॉक्ट्राइन, जो कि थे ड्वाइट एशनोवर, यूएस के प्रेसिडेंट उस टाइम पे। एंड इसका काम है एटम्स फॉर पीस, ठीक है। इसका मोटिव एटम्स फॉर पीस, तो कि मतलब एटॉमिक एनर्जी को पीस के लिए यूज़ करना है, नॉट फॉर मिलिट्री पर्पसेस, ठीक है। देन एमनेस्टी इंटरनेशनल एक तरह से NGO है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड इट प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिलीव्स इन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। बिलीव्स दैट ह्यूमन राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंडिविजिबल, ठीक है। और बहुत बार रिपोर्ट्स वगैरह भी प्रिपेयर करता है, इससे बहुत बार गवर्नमेंट्स वगैरह खुश नहीं रहती हैं कंट्रीज़ की, क्योंकि बहुत बार उसमें गवर्नमेंट्स के मिसकंडक्ट रहते हैं, ठीक। ह्यूमन राइट्स वॉच, रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन US, एंड ड्रॉज ग्लोबल मीडिया अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, ठीक है। एंड इंटरनेशनल कोलिजन्स वगैरह बनाता है, बहुत से कैंपेन्स करा है इन्होंने सक्सेसफुली किया, लाइक लैंड माइन्स बैन, न्यूज़ ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल काउंसिल, ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, टिल देन थैंक यू।